है जितना हमें लग रहा होता है। एनाटॉमी पढ़ने की जस्ट एक टेक्निक है चीजों को समझना और विजुअलाइज करना है। जब आप चीज को देख लेते हैं और उस चीज को समझ लेते हैं फिर वो कॉन्सेप्ट रहता है। अगर एनाटॉमी आपने अच्छी पढ़ी हो तो वो मेरे हिसाब में रिलेटिवली बेटर याद रहती है बाकी सब्जेक्ट्स के। तो क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं और पहला टॉपिक आपका स्कैल्प है और BT84 ज्यादा लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो आज का ट्रायल सेशन रखने का मकसद भी इस टॉपिक पे यही था कि आप लोग अप्रिशिएट कर सकें, देख सकें कि पढ़ाने में डिफरेंस जो है वो कितना आसान कर देता है चीज़ों को। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आसान से आसान तरीके करके आप लोगों को पढ़ाया जाए ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरह समझ आए। आपकी जो भी क्वेरीज हो, आप जो सवाल पूछना चाहें, आपको उसका जवाब दिया जाए। ठीक है। और ज्यादा कंटेंट जो है हम BT84 का फॉलो करेंगे। अगर आपकी और कुछ सजेशंस हो हम चीजें ऐड कर सकते हैं इसमें। हमारा मकसद ये है कि जो चीजें बुक में लिखी हैं एटलीस्ट आप लोग इतना अच्छा कर सको कि आप उन पे कमांड हो, आपकी आपको वो चीजें आती हो। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉलेज मतलब मेडिकल एक इतनी वास्ट चीज है, इतना नॉलेज है कि जितना आप चाहें तो जा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। लेकिन हम ज्यादा चीजें उन एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एज अ क्लिनिशियन जब आप डॉक्टर बन जाएंगे आपको काम आएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द स्कैल्प एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए स्कैल्प ये है जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए इसके पीछे बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा बैकग्राउंड है इसमें। जैसे कि इसकी डेफिनेशन ये है कि स्कैल्प वो सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो कि स्कल की आउटर बोन्स को, यानी जो स्कल आपको ऊपर नजर आ रहा है उसको ऊपर से कवर कर रहे होते हैं, ये स्कैल्प बनाते हैं। यानी कि मेडिकल टर्म्स में स्कैल्प जस्ट वो चीज नहीं है जहां से बाल बाहर आते हैं, जहां हम शैम्पू करते हैं, ठीक है, वो चीज स्कैल्प नहीं है। स्कैल्प इसके अंदर कुछ लेयर्स का सेट है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज जो है इसमें वो स्किन भी है और स्किन के नीचे मौजूद टिश्यू भी है, जैसे कि आप इस सामने मौजूद पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स स्टेप बाय स्टेप दिखाई हुई है कि ये सब चीजें जो हैं ये स्कैल्प बना रही हैं। अगली बात ये आती है कि स्कैल्प जो है वो कहाँ से कहाँ तक के एरिया को हम कह रहे होते हैं। ये जो आई है हमारी, जिन सॉकेट के अंदर होती है, ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। इससे ऊपर वाला एरिया सुप्रा ऑर्बिटल रीजन कहलाता है। ये जो स्कैल्प है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से स्टार्ट होता है और बैक साइड पर जो हमारी बोन है जिसको हम ऑक्सीपिट कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक जाता है। और इस पे जो प्रोमिनेंट लाइंस हैं उस पर, ठीक है, और प्रोमिनेंट लाइंस तक जाकर यहाँ देख सकते हैं आप, इधर इस पॉइंट पर एंड होता है। और साइड पर जो है ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस तक एक्सटेंड करता है। टेम्पोरल लाइंस वो है टेम्पल्स, जिनको हम उर्दू में कनपट्टी कहते हैं, यानी कान से ऊपर का एरिया। यानी ये जो सारा एरिया है यहाँ तक सारा स्कैल्प। आसान लफ्जों में समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि जहां जहां हमारी हेयर लाइन है, जहां जहां बाल उगते हैं, वो सारा रीजन स्कैल्प के अंदर आता है। क्योंकि स्कैल्प एक हेयरी, एक ऐसा एरिया है जहां पर हेयर होते हैं, तो जहां जहां हेयर है वो सारा एक्सटेंड स्कैल्प का है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि माथे से ऊपर होते वहां भी हेयर है, बेशक थिक नहीं होते लेकिन माथे पे भी बाल होते हैं, तो प्रॉपर स्कैल्प वहां से है। और क्योंकि जो इसकी लेयर्स हैं उसको हम कंसीडर करते हैं मेडिकल लैंग्वेज में स्कैल्प, तो मेडिकल के हिसाब से स्कैल्प जो है वो आईब्रो के ऊपर से लेकर बैक ऑफ हेड तक जा रहा होता है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है लेयर्स ऑफ स्कैल्प। लेयर्स ऑफ स्कैल्प जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको याद रखना कि ये जो स्कैल्प वर्ड है इसी के अंदर, इस SCALP के अंदर ही इस सारी लेयर्स के नाम है, इनका पहला पहला वर्ड है, ठीक है। तो हम इन लेयर्स को एक दफा देखते हैं और उसके बाद हर लेयर को डिटेल से हम इसके साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली जो चीज है वो है यहाँ पर स्किन। स्किन वो है जो हमें नजर आ रही होती है सामने, ठीक है, जिसमें से हेयर बाहर ग्रो करके आ रहे होते हैं। उसके बाद इसके नीचे जो
अंडरलाइंग टिश्यू है जो स्किन के नीचे मौजूद होता है, जैसे कि अगर कभी चोट लग जाए, आप देखते हैं येलोइश कलर का स्ट्रक्चर नजर आता है, वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके अंदर नर्व्स होती हैं, उसके अंदर कुछ स्किन को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद है। उसके नीचे जो है वो एपोन्यूरोटिक लेयर है। एपोन्यूरोसिस क्या चीज होती है? किसी भी मसल्स का एक्सपेंडेड टेंडन होता है, और इसका मकसद क्या होता है कि ये मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मसल है स्कैल्प का, जिसका नाम है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, जो कि आपको यहाँ इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ये मसल, ठीक है, ये क्योंकि स्कैल्प के अंदर एम्बेडेड है, तो इसका मौजूद होना ही इसकी एपोन्यूरोटिक लेयर बनाता है, जो कि इसकी थर्ड लेयर है, ठीक है। और इसको हम एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस भी कहते हैं, क्योंकि क्रेनियम या स्कल के ऊपर मौजूद है। उसके बाद जो फोर्थ लेयर है वो लूज एरियोलर टिश्यू है, और फाइनल जो लेयर है, फिफ्थ लेयर, उसको पेरिक्रेनियम कहते हैं। पेरिक्रेनियम जो है, ये जो स्कल की बोन है, इसका आउटर कवर है, सबसे ऊपर यानी बोन का जो हिस्सा नजर आता है, ये पेरिक्रेनियम है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप हर लेयर को अच्छी तरह डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहली बात हमने स्किन की थी। स्किन जो है वो हेयरी है, ठीक है, और ये एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से कनेक्टेड, यानी कि इसका जो असल कनेक्शन है वो इस वाले एपोन्यूरोसिस के साथ है, और दरमियान में जो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है ना, वो इस स्किन को नीचे रहने वाले एपोन्यूरोसिस से बाइंड कर रहा है। ये स्किन बहुत हेरी है। उसके अलावा इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, यानी कि ऐसे ग्लैंड जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं और सिबेशियस सीबम या ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। अब इन ग्लैंड्स की अबंडेंस पे डिपेंड करता है, कम या ज्यादा, किसी के बालों में ज्यादा ऑयल आता है, किसी में कम, तो वो डिपेंड करता है कि उनके स्कैल्प में स्पेशियस ग्लैंड्स कितने हैं, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाली लेयर है, जिसको सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर सुपरफिशियल फेशिया कहा है, ये फाइब्रस होता है, और सेंटर में ज्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू साइड्स, ठीक है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट है सुपरफिशियल फेशिया तो अच्छा है, नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मली ये होता है कि फेशिया जो है एक कनेक्टिव टिश्यू की किस्म है, ठीक है। इसकी दो टाइप्स है, एक सुपरफिशियल फेशिया है, एक डीप फेशिया है। सुपरफिशियल फेशिया फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक उसकी फैटी लेयर, एक फाइब्रस लेयर है। फैटी से आप समझते हैं कि वहां फैट होता है, तभी यहाँ पर कलर भी येलो है, क्योंकि ये फैट को डिनोट करता है। एनाटॉमी में जहाँ फैट शो करना हो वहां पर येलो कलर दिखाया जाता है, ठीक है। और इसके नीचे वाली लेयर जो है वो फाइब्रस लेयर होती है। फाइब्रस को आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक की टफ शीट होती है ना, इस तरह का, यानी टफ स्ट्रक्चर होता है जिसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, उसको पुल नहीं कर सकते, बस वो एक टफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये है हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या सुपरफिशियल फेशिया। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। स्कैल्प बहुत ही वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, और बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसके कनेक्टिव टिश्यू में लाई करती हैं, ठीक। और ये स्किन को, जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो स्किन को नीचे रहने वाले एपोन्यूरोसिस से बाइंड करता है, और इसी की वजह से स्किन और नर्व्स गुजर कर, यानी इसमें से होकर गुजर कर टॉप पे जाती हैं, ठीक है। अभी भी देख सकते हैं कि हेयर जो है, बाल, वो भी इसी में से निकलकर स्किन में जा रहे हैं। उससे अगली लेयर आ जाती है एपोन्यूरोसिस की। जैसे मैंने जिक्र किया कि यहाँ जो स्कैल्प का मसल है वो है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। तो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल जो है, इसकी बेलीज यहाँ पर मौजूद है। अब ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस नाम में है कि इसमें दो बेलीज हैं, एक इसकी ऑक्सीपिटल बेली है और एक इसकी फ्रंटल बेली है, और ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, सेपरेट स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से? जहां पर स्कैल्प की बैक लाइन है, जिसको हमने स्पीरियर न्यूकल लाइन कहा था, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ऑक्सीपिटल बेलीज जो हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इनकी बात कर रही हूँ कि ये स्पीरियर न्यूकल लाइन के लेटरल थर्ड से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और फेशियल नर्व इनको सप्लाई करती है। बाद में हम नर्व सप्लाई को डिटेल से देखेंगे। यहाँ मैं पर्पल से मार्क करती हूँ कि ये जो न्यूकल लाइंस हैं, इनके लेटरल एस्पेक्ट से दोनों बेलीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और जो फ्रंटल बेलीज है, वो इनकी निस्बत ज्यादा बड़े साइज की, आप देख सकते हैं कि ये जस्ट दो छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी निस्बत जो फ्रंटल वाले हैं वो बहुत वास्ट स्ट्रक्चर्स हैं। फ्रंटल बेलीज को आप देख सकते हैं कि ये बड़ा स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू ऑक्सीपिटल बेली, जो कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब जो फ्रंटल बेलीज है, इनके बारे में है कि ये ज्यादा बड़ी हैं, और
वाइड हैं और सेंटर में ये ज्वाइन करती हैं। ऑक्सीपिटल बेलीज इसकी निस्बत सेपरेट थी, अलग अलग थी, ठीक है। फ्रंटल बेलीज जो हैं वो अपर आईलिड्स की स्किन से और फोरहेड यानी माथे से निकलती हैं, ठीक है। और आई का जो मसल है, जो आई की क्लोजिंग में इन्वॉल्व है, जैसे ये सर्कल हुआ हुआ है ना मसल, ये इसका नाम है ऑर्बिक्यूलस ऑक्यूलाई, ये आंख को बंद करता है, ठीक है। और उसके अलावा एक आईब्रो का मसल है जिसको कोरुगेटर सुपरसिलाई कहते हैं, जो हम थोड़ा सा ऐसे आईब्रो उठा लेते हैं ना, गुस्से में एक्सप्रेशन देते हैं, ये मसल ये करवा रहा होता है, ठीक है। और मतलब करीब कर कर और एक गुस्से की लुक देते हैं, जिसको उर्दू में तेवरी चढ़ाना कहते हैं, वो करता है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो मसल है, ये इन सब मसल्स के साथ ब्लेंड होकर यहाँ से पीछे जा रहा है, इसी वजह से ये फेस के एक्सप्रेशंस में भी शामिल होता है, ठीक है। और इसको भी फेशियल नर्व सप्लाई करती है। अब क्योंकि ये मसल जो है ये आईब्रोज के अंदर जुड़ा हुआ है, उनसे मिला हुआ है, ये आईब्रोज को ऊपर रेज कर सकता है, ठीक है। कौन सा पार्ट? फ्रंटल वाला। ऑक्सीपिटल की बात हो गई है, वो जस्ट पीछे लाई कर रहा है। अभी हमारा सारा फोकस जो है वो फ्रंटल एस्पेक्ट पर है, ठीक है। जो फ्रंटल बेली है वो क्योंकि आईब्रोज के साथ इन्वॉल्व है, इस वजह से ये आईब्रो को ऊपर की तरफ रेज कर सकता है। और उसके अलावा ये हमारे फोरहेड पर रिंकल्स डालता है, जो ऐसी हॉरिजेंटल लाइंस पड़ जाती है ना फोरहेड पर, ये भी इसी फ्रंटल बेली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल की वजह से, ठीक है। अब ये जो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है ना, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पेरिक्रेनियम के ऊपर इजीली मूव करता है, यानी कि जो मूवेबल चीज है इसमें, क्योंकि जाहिर है मोबिलिटी जो है वो मसल की वजह से मूवमेंट है, तो ये वाला जो एपोन्यूरोसिस है ये इजीली इस नीचे वाले स्ट्रक्चर पे टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव कर सकता है। और क्योंकि एपोन्यूरोसिस के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू है, उसके ऊपर स्किन है, और सादा मकसद ये है कि स्किन जो है वो एपोन्यूरोसिस की वजह से ही नीचे वाले स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, तो ये सारा पार्ट मूवेबल होता है, यानी कि आपकी स्किन और इसके नीचे का टिश्यू आगे पीछे मूव करता है। इवन अगर आप हाथ लगा के भी ऐसे चेक करें तो ये स्किन इतनी लूज है कि आगे पीछे मूव कर सकती है, ठीक है। तो एपोन्यूरोसिस की अटैचमेंट भी बिल्कुल वैसे है जैसे कि हमने स्किन का या स्कैल्प का एक्सटेंड देखा, कि आगे जो है इसके अंदर फ्रंटालिस है, पीछे इसके अंदर ऑक्सीपिटालिस है, साइड पर इसके सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है, ठीक है। उसके बाद अगली जो लेयर आ जाती है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये भी आईलिड्स तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अब देखिए हम फ्रंटालिस मसल के बारे में पढ़ रहे हैं, कि फ्रंटालिस मसल जो होता है वो जस्ट एपोन्यूरोसिस है, यानी कि ऊपर अटैच्ड है, इसके किसी बोन के साथ डायरेक्ट नहीं अटैच, ऊपर लाई कर रहा है लेकिन एम्बेडेड नहीं है। इसका मतलब है कि रास्ता मौजूद है उसके ऊपर नीचे से मूव करने का, ठीक है। इस वजह से होता ये है कि जो फ्लूइड्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं वो आगे पीछे मूव कर सकती है। मैं आपको इस चीज को पिक्चर से क्लियर करूंगी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है आपका, ये फ्रंटालिस मसल है, ठीक है। ये फ्रंटालिस मसल है, देखें कि ये ऊपर मौजूद है, ये नीचे वाली बोन के साथ अटैच नहीं हुआ हुआ। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर जो है वो नीचे से मूव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसकी वजह से ब्लड वेसल्स इसमें से गुजरती हैं, और अगर कोई इंजरी हो जाए तो फ्लूइड लीक करके आंख के नीचे भी आ सकता है, जैसे ब्लैक आई में होता है। इसको हम क्लिनिकल एस्पेक्ट में दोबारा डिस्कस करेंगे। तो आपने पॉइंट माइंड में रखना है कि जो फ्रंटालिस मसल है वो बोन के साथ अटैच नहीं है, इसका मतलब है कि इसके नीचे से गुजरने का रास्ता है, और ब्लड वेसल्स भी इसमें से गुजरती हैं। इस पॉइंट को आप माइंड में रखेंगे, हम इसको रिकॉल करेंगे जब हम एक दफा क्लिनिकल्स को देखेंगे, ठीक है। ये जो फोर्थ लेयर है लूज एरियोलर टिश्यू की, इसके अंदर से ब्लड वेसल्स पास करती हैं, ठीक है। एक खास टाइप ऑफ वेसल्स हैं जिनको हम एमिस्ट्री वेन्स कहते हैं। इन वेन्स का काम ये है कि ये जो स्कैल्प के ऊपर मौजूद वेसल्स हैं इनको स्कैल्प के अंदर वाली वेसल्स के साथ, यानी कि क्रैनियम के बाहर, स्कल के बाहर वाली वेसल्स को स्कल के अंदर वाली वेसल्स के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है।
अब क्योंकि यहाँ से ब्लड वेसल गुजर रही है, तो एक तरह से ये वाली जो स्पेस है ये डेंजरस भी है, क्योंकि जो भी चीज कनेक्शन क्रिएट कर रही होती है वो इन्फेक्शन भी तो फैला सकती है ना, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ वाली लेयर को, लूज एरियोलर टिश्यू वाली लेयर को हम डेंजर लेयर ऑफ स्कैल्प भी कहते हैं। इसका एमसीक्यू आता है एग्जाम में, ठीक है। डेंजर लेयर कौन सी, आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, आपने फोर्थ लेयर को मार्क करना है। और अगर कोई वजह पूछेगा तो आप बताएंगे कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो स्कैल्प के अंदर की वेन्स को स्कैल्प के बाहर की वेन्स के साथ कनेक्ट कर रही है, और अंदर की वेन्स वो हैं जो जहाँ पे ब्रेन की ड्रेनेज है सारी, जहाँ पे ब्रेन की वेन्स आती हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर को एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। रिक्वेस्ट है ये कर लेते हैं, लेकिन पहले ये पॉइंट माइंड में रख लें कि ये वेन्स इन्फेक्शन फैला सकते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में बच्चे आपको ये दिखाया गया है कि जो फ्रंटालिस मसल है वो जस्ट कहाँ अटैच्ड है, बाहर, यानी कि 3 लेयर्स असल में इस तरह है कि जो स्कैल्प की पहली 3 लेयर है ना, SCALP वाली में 3 लेयर्स, यानी कि स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, इसको एक यूनिट ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये अटैच भी ज्यादा होती है और इकट्ठे मूव करती हैं। इसके नीचे जो लूज वाली लेयर है, देखिए आप, लेयर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है। ये लेयर जो है, इसके अंदर से कोई चीज, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, तो ये इजीली यहाँ से मूव कर सकते हैं। और कहाँ जा सकता है, ऑर्बिटल सेप्टम में, जहां पर आई बॉल है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ना, ये आई बॉल है, ठीक है। अब क्योंकि फ्रंटालिस मसल जो है, या ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल की फ्रंटल बेली है, वो प्रॉपर अटैच नहीं हुई किसी बोन के साथ, ठीक है। तो फ्लूइड्स जो हैं, स्कैल्प के फ्लूइड्स हैं, ब्लड हो गया, कोई भी लिक्विड इन्फेक्शन की वजह से कोई होता है जमा, तो वो यहाँ से, ठीक है, पास करके सब एपोन्यूरोटिक स्पेस, यानी कि जो लूज एरियोलर टिश्यू वाली लेयर है उसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। और वहां से होते हुए आई के पीछे वाले एरिया में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एरोज की डायरेक्शन बता रही है कि यहाँ से मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि जहां इसको यहाँ पर क्लोज होना चाहिए था, अटैच होकर, ग्रीन से दिखाया, ये नहीं है, तो ये रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। और क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर मसल अटैच नहीं है, तो स्कैल्प की कोई भी इंजरी हो तो आई के नीचे ब्लड कलेक्ट हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा, अक्सर कॉमेडी मूवीज में भी शो करते हैं कि आंख के नीचे ब्लड आ गया अगर चोट लगी है, मुक्का लगा है, तो वो इसीलिए, उसकी मेडिकल लॉजिक ये है कि स्कैल्प की इंजरी क्यों आंख के नीचे ब्लड कलेक्ट करवा देगी, क्योंकि फ्रंटालिस मसल बोन पर नहीं अटैच, उसके नीचे जगह है, एक कनेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर कवर होगी। अब आखिरी जो लेयर है, इसको पेरिक्रेनियम कहते हैं। ये एक ऐसी लेयर है जो बोन्स की सरफेस से अटैच है, ठीक है। लेकिन इस तरह अटैच है जैसे कि अगर ये हम स्कल बनाते हैं, आपको पता है स्कल के अंदर क्या है, स्कल के अंदर सूचर्स हैं, ठीक है, अटैचमेंट पॉइंट्स है स्कल के अंदर। तो जहां पर स्कल में 2 बोन्स मिलती हैं, वहां पर ये पेरिक्रेनियम टाइटली उनके साथ अटैच होगी, और बाकी जगह पे लूज होगी, ठीक है। तो पेरिग्रेनियम को आप कैसे याद रखेंगे कि ये फिफ्थ लेयर ऑफ स्कैल्प है जो कि बोन्स की सरफेस पर अटैच होती है, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखिए, अब इंशाल्लाह आपको सारे एस्पेक्ट्स इसके समझ आएंगे। ये हमने बात की थी कि स्किन है, और आप देख सकते हैं कि ये हेरी है, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, ये फैटी है, एपोन्यूरोसिस है, इसमें देखकर नजर आ रहा है कि जैसे मसल्स के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद लूज एरियोलर टिश्यू है, ये भी काइंड ऑफ लूज फैटी टिश्यू है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस लूज एरियोलर टिश्यू की, कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, पैसेज है, एक रास्ता है इसके अंदर से। और उसके बाद आखिर में पेरियोस्टियम है। देखेंगे ये बोन जो है, इसके ऊपर से रिमूव करके आपको दिखाया है कि ये पेरियोस्टियम है, क्योंकि ये बोन की ही आउटर सरफेस है जो कि स्कैल्प का पार्ट बना रही है। उसके अलावा अगर आप एक चीज पर नोटिस करें, तो ये जो ब्लू से आपको शो किया हुआ है ना, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्रेन का ब्लड कलेक्ट करती हैं, इनको वेनस साइनसेस कहा जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ है इसमें, ड्यूरल है, कैवर्नस है, ठीक है, मुख्तलिफ साइनसेस हैं। अगला रीजन जो हम स्कैल्प के साथ ही पढ़ते हैं वो सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन है, क्योंकि इनकी लेयर्स भी एक तरह से एक जैसी हैं, और इसके अलावा इनकी नर्व सप्लाई, आर्टरियल सप्लाई सारी
आपस में मिल रही होती है, तो इसलिए हम इस रीजन को इसके साथ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वो एरिया है जो स्पीरियर टेम्पोरल लाइन से जाइगोमेटिक आर्च तक है। अब स्पीरियर टेम्पोरल लाइन क्या है? ये वो कान के ऊपर का एरिया था। ठीक है, यहाँ पर ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है, और ज़ैगोमेटिक आर्च वो चीज है जो चीक की प्रोमिनेंस बना रही होती है। ठीक है, ये जो साइड पर प्रोमिनेंस बनाएगी चीक की, ये ज़ैगोमेटिक आर्च है, ये एरिया यहाँ पर मौजूद है। यानी कि अगर हम ब्लड वेसल्स के हिसाब से, आर्टेरियल सप्लाई के हिसाब से देखेंगे, तो ये वाला रीजन जो है ये सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन है। मेडिकली इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ ट्रॉमा के केस में एकदम से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और अगर स्कैल्प के साथ मिलाकर इंपॉर्टेंस देखी जाए, तो यहीं से जाने वाली नर्व्स और ब्लड वेसल स्कैल्प को भी सप्लाई कर रही होती है। यानी कि जो भी इंफेक्शन स्कैल्प में है, प्रॉब्लम स्कैल्प में है, वो फैल कर यहाँ आ सकता है। और क्योंकि नर्व्स एक हैं, तो पेन भी यहाँ से स्कैल्प में यहाँ से आ सकता है। ठीक है, मेडिकल में जाहिर हम जो चीज पढ़ते हैं उसका हम हमेशा प्रैक्टिकल साइड सोच कर पढ़ते हैं ना, कि ये हमें एज अ डॉक्टर क्या फायदा देगी। तो ये दो रीजन क्योंकि कनेक्टेड है, तो इसलिए हम इसको साथ देखेंगे। जहां तक बात है सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन की, तो इसमें 5 की जगह स्कैल्प में 5, यहाँ 6 लेयर्स हैं। यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ भी स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया यानी वही कनेक्टिव टिश्यू वाला। ठीक है, यहाँ पर एपोन्यूरोसिस भी है। ठीक है, और एपोन्यूरोसिस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह है कि यहाँ पर जो ऑरिकल है, जो कान बाहर से नजर आता है, उसके मसल्स भी आकर इसमें अटैच होंगे। स्कैल्प में जस्ट ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल था। ठीक है, उसके बाद इसका एक अपना फेशिया है जिसका नाम टेम्पोरल फेशिया है। ठीक, टेम्पोरलिस मसल है, यहाँ का एक स्पेशल मसल है जो कि मेस्टिकेशन में, च्यू करने में, खाना चुबाने में भी इन्वॉल्व है, हमारे जॉ को मूव करने में भी। और उसके बाद इसमें भी दोबारा पेरिक्रेनियम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर नहीं है, उसको रिप्लेस किया है इन 2 लेयर्स ने। ठीक है, ये 2 लेयर रिप्लेस्ड हैं, यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ये पिक्चर देख सकते हैं, ये एक बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है हर उस स्ट्रक्चर की जो भी हमने जिसकी बात की। जैसे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, सबसे ऊपर स्किन है हेयर के साथ, इसके नीचे क्या है, सुपरफिशियल फेशियल, इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। आप देख सकते हैं कि आर्टरी और वेन्स यहाँ सब मौजूद हैं। उससे नीचे एपिक्यूरेनियल एपोन्यूरोसिस है, उसके नीचे लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके बाद पेरिग्रेनियम। और आप ये देख सकते हैं कि ड्यूरल वेनस साइनसेस क्या दिखाई हुई है, ग्रीन जिस स्ट्रक्चर के अंदर है वो ड्यूरा मैटर की लेयर है, और ड्यूरा मैटर वो कवरिंग है जो ब्रेन को कवर कर रही है। यानी बताने का मकसद ये है कि ये वो वेनस साइनस है या जगह है जो ब्रेन का ब्लड भी कलेक्ट करेगी, और यही जा रही है स्कैल्प के अंदर एक्सटेंड कर रही है। तो ये वो कनेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और ये आपके सामने एक और कॉर्नल सेक्शन में दिखाया हुआ है ताकि आप इस चीज को समझ सकें। इसके सामने जो आपके सामने दिया हुआ, यानी ये जो साइड है ये स्कैल्प के लिए है लेयर्स, और ये आपके टेम्पोरल रीजन को समझने के लिए। यहाँ देखिए डिफरेंस थोड़ा सा, यहाँ स्किन है, ये साइड्स पर है, कान से ऊपर ऊपर। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया है, एपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस की एक्सटेंशन है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ कान से निकलने वाले मसल्स भी अटैच हो जाएंगे, जैसे लिखा हुआ है कि ऑरिक्यूलर मसल जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेम्पोरल फेशिया है, टेम्पोरल फेशिया है, उसके नीचे टेम्पोरलिस मसल है बाकायदा, देखिए जो मैंडिबल पे अटैच है, जो हमारी चिन की बोन होती है। उसके बाद यहाँ पर भी पेरिक्रेनियम। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर टेम्पोरल रीजन के हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है जिसके लिए हम ये 2 रीजन इकट्ठे पढ़ते हैं, वो आर्टीरियल सप्लाई है, स्कैल्प की भी और सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन की। अब आप देख सकते हैं कि जो आर्टीरियल सप्लाई है यहाँ से इकट्ठे ही, यानी कि टेम्पोरल रीजन से होते हुए ही स्कैल्प पे जा रही है। तो जो ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं उनके नाम है, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी है, उसके अलावा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज है। इनमें जो 2 आर्टरीज हैं जिनका नाम सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल है,
ये दोनों ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है, यानी वो आर्टरी जो आई को भी सप्लाई कर रही होती है। और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अगर आपको ब्लड सप्लाई याद हो तो हार्ट के अंदर से वेसल्स किस तरह निकलती हैं कि राइट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है और लेफ्ट साइड पे सबक्लेवियन आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है। अब हम कॉमन कैरोटिड को ही ले लेते हैं क्योंकि हमारा ज्यादा कंसर्न कैरोटिड से है। तो कैरोटिड आर्टरी जो है वो किस तरह कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है। एक को हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, एक को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाहर से होते हुए सारा जो एक्सटीरियर है हेड का कह लें, हेड का एक्सटीरियर है उसको सप्लाई करेगी। और जो भी इंटीरियर है यानी हेड के अंदर है, चाहे वो ब्रेन है चाहे वो अंदर के विस्त्रा है, आई है, उन सबको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करेगी। ठीक है। अब क्योंकि ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच यानी आई के ऊपर का रीजन है, तो सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी और सुप्राऑर्बिटल आर्टरी जो है ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं। ठीक है। और जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी क्योंकि वो बाहर से आ रही है, एक्सटीरियर एस्पेक्ट से आ रही है, तो वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है। ये वो वेसल्स। अच्छा, अब यहाँ स्कैल्प में क्योंकि देखें एक बहुत प्रोमिनेंट चीज जो हमें नजर आ रही है वो हमारा ईयर या ऑरिकल है। तो हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानकर इससे आगे और इससे पीछे की चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है। जैसे अभी यहाँ बात करेंगे कि इससे आगे आगे कौन सी वेसल्स हैं, इसके आगे तीन है जिसमें हमने देखा सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है। ठीक है। और इससे पीछे अगर देखा जाए तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है और ऑक्सीपिटल आर्टरीज है। ठीक है। तो ये दोनों जो है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं। अब आप एक चीज अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सारी वेसल्स हैं ये सामने नजर आ रही हैं कि ये स्कैल्प के ऊपर क्लाइंब कर रही है, उसके ऊपर चढ़ रही है। इसकी निस्बत जो सुप्राट्रोक्लियर ऑर्बिटल आर्टरीज हैं डीप यहाँ से आ रही है। ठीक है। स्कैल्प के अंदर ओपनिंग्स होती हैं, फोरामेन होते हैं, वहां से आती हैं। ये जो आई का एरिया है ना, यानी कि ऑर्बिट वाला और ये और इसके साथ वाला जो पहला एरिया है इसको एरिया कोई ट्रोक्लिया कहते हैं। ठीक है। तभी यहाँ से ऊपर की जो आर्टरी है वो सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी है। ठीक। अब बात करते हैं इसके एक्सटेंड की कि कौन सी वेसल कहाँ तक सप्लाई कर रही है। तो जो देखिए कि सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है वो ऑर्बिट से ऊपर वाली साइड सारी, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी जो है वो थोड़ा सा अपर पॉइंट की तरफ जा रही है। ये जो सबसे स्पीरियर पार्ट होता है ना, सबसे ऊंचा हिस्सा स्कल का, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। और आप एक चीज देखेंगे ये जो दोनों आर्टरीज हैं तकरीबन ये जाकर सप्लाई कर रही हैं यहाँ तक। ठीक है। कोई अभी हम जो बुक की पिक्चर देखेंगे उसमें हमें ये बेटर नजर आएगा। ठीक है। हम देखेंगे कि सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी जो है वो तकरीबन यहाँ इस हाईएस्ट पॉइंट तक जाकर सप्लाई कर रही है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच आगे की तरफ जाती है, एक ब्रांच रिलेटिवली पीछे जाती है। तो आगे वाली ब्रांच का नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की फ्रंटल ब्रांच और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की पेराइटल ब्रांच, क्योंकि ये पेराइटल बोन के ऊपर जा रही है। उसके बाद अगली जो आ जाती है वेसल्स वो इस ऑरिकल से पीछे की हैं, जिसमें पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी यानी ऑरिकल से पीछे पीछे कान के पीछे सप्लाई कर रही है। और ऑक्सीपिटल आर्टरीज, ऑक्सीपिटल आर्टरीज जरा सी टॉर्चुअस यानी थोड़ी सी जिगजैग होकर जाती हैं, बाकी आर्टरीज तकरीबन सीधी हैं। ठीक है। स्कैल्प की जो ब्लड सप्लाई है बहुत ज्यादा वास्ट है। आप देख सकते हैं कि इतने से एरिया को 5 अलग अलग आर्टरी सप्लाई कर रही हैं, जिसमें से दो जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है और 3 एक्सटर्नल कैरोटिड की। अब क्योंकि ये दो अलग अलग आर्टरीज मिल रही हैं तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि यहाँ पे एनास्टोमोसिस बनता है। एनास्टोमोसिस क्या चीज होती है, दो डिफरेंट वेसल्स का कनेक्शन होता है। ठीक है। इसका क्या फायदा होता है, एक तो एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई, और अगर एक कोई वेसल खराब हो जाती है, नहीं सप्लाई कर पाती है किसी वजह से, तो दूसरी वेसल उसको कवर अप कर देती है। ठीक है। स्कैल्प की इतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई की वजह से ये हाईली वेस्कुलर है, इसी वजह से ये ब्लीड भी ज्यादा करता है अगर चोट लग जाए। अगली चीज इसकी वेनस ड्रेनेज आती है। वेनस ड्रेनेज नॉर्मली जैसे बॉडी में होता है कि आर्टरी और वेन का नाम कोरिस्पॉन्डिंग एक जैसा होता है, यहाँ पर वेन्स के नाम वही हैं, बस उनका ड्रेनेज का पैटर्न डिफरेंट है। वहां हमने डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है, लेकिन वेनस सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वेन्स जो है वो कंबाइन होकर
डिफरेंट वेन बनाकर डिसेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे बात करते हैं सबसे पहली वाली वेन्स की, जिनका नाम है सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स। ठीक है, आप देखें जगह इनकी वही कोरिस्पॉन्डिंग है जो आर्टरी की थी, यही वाली जगह है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये दोनों वेन्स जो हैं ये नीचे आकर आई के एंगल के पास, मीडियल एंगल के पास मिलकर एक और वेन बनाते हैं जिसका नाम है एंगुलर वेन। और अगर हम एंगुलर वेन को फॉलो करते जाएं तो हम देखेंगे कि ये फेशियल वेन बन जाती है। ठीक है, इसी तरह जो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन थी, ये वाली, ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो है ये जब ईयर के सामने से नीचे आती है, ठीक है, वहां ये मैक्सिलरी वेन से ज्वाइन करती है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिलरी वेन भी मौजूद है। ये कलर चेंज कर देते हैं ताकि अप्रिशिएट की जा सके। ठीक है, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है, इसके साथ मैक्सिलरी वेन जब मिलती है तो ये रिट्रोमैंडिबुलर वेन बनाते हैं। ठीक है, अब रिट्रोमैंडिबुलर वेन जो है ये नीचे आकर डिसेंड होकर दो डिवीजन्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है। अब इसकी जो एंटीरियर डिवीजन है वो फेशियल वेन के साथ यूनाइट करके कॉमन फेशियल वेन बनाती है। ये देखिए, ऊपर से फेशियल वेन आ रही है, ठीक है, नीचे साथ इसके एंटीरियर डिवीजन मिल गई है रिट्रोमैंडिबुलर वेन की, और ये दोनों जाकर कॉमन फेशियल वेन के अंदर ड्रेन कर गए। ठीक है, इसकी निस्बत जो पोस्टीरियर डिवीजन आ रही थी इसकी, ये वाली, ठीक है, पोस्टीरियर डिवीजन जो है ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ ज्वाइन करती है और डायरेक्टली जाकर एक्सटर्नल जगुलर वेन बनाती है और सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन हो जाती है। ठीक है, यानी कि वेनस ड्रेनेज जो है वो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है आर्टरीज से, इसलिए कि यहाँ वेन्स जो है वो डिसेंड होकर एक दूसरे से ज्वाइन करके डिवीजन्स बनाकर ड्रेन हो रही हैं। ठीक है, इसको हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं सारा। सबसे पहले हमने बात की थी सुप्रा ऑर्बिटल वेन और सुप्राट्रॉक्लियर वेन की, ये दोनों मिलकर एंगुलर वेन बने और फिर एंगुलर वेन जो है वो फेशियल वेन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन थी, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आई और इसके अंदर मैक्सिलरी वेन ने ज्वाइन किया तो ये रिट्रोमैंडिबुलर वेन बन गई। जो रिट्रोमैंडिबुलर वेन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर थे वो। एंटीरियर वाले की अलग ड्रेनेज थी, पोस्टीरियर वाले की अलग ड्रेनेज थी। एंटीरियर वाला दूसरी फेशियल वेन के साथ मिला और एक कॉमन फेशियल वेन बनाई और ड्रेन भी इंटरनल जगुलर वेन में जाके हुआ। ठीक है, इसकी निस्बत जो इसकी पोस्टीरियर डिवीजन थी वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से मिली और एक्सटर्नल जगुलर वेन बनाई। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल जगुलर वेन का बनना है ना, ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या वाइवा का सवाल है, पूछा जाता है। ठीक है, एक रिट्रोमैंडिबुलर वेन के बारे में कि ये किस किस के मिलने से बनती है। ठीक है, और क्योंकि ये वेन्स जो है ये हमारे यहाँ कान के आगे मौजूद जो पेरोटिड ग्लैंड होता है उसमें से गुजर रही होती हैं, उससे ये उसके रिलेशंस में आती हैं, तो इसलिए इनका पूछा जाता है एग्जाम में। और एक्सटर्नल जगुलर वेन के बारे में पूछा जाता है। फिर ये कहाँ आके ड्रेन करती है, सबक्लेवियन वेन में। एमिस्ट्री वेन्स जो थी उनके बारे में हम दोबारा जिक्र करेंगे कि उन्होंने एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को इंटरनल जो साइनसेस है उनसे मिलवाया था। ठीक है, इन वेन्स में वॉल्व नहीं होते तभी ब्लड फ्लो करता है बैक एंड फ्लो और इन्फेक्शन फैल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक अलग सिस्टम है जिसको मतलब आप एमिस्ट्री वेन्स का ही सिस्टम कह सकते हैं या डिप्लोइक वेन्स कह सकते हैं। ठीक है, ये स्कल के अंदर से आती हैं और ब्लड सप्लाई कर रही होती है, यानी कि आप इनको आसान लफ्जों में ऐसे कह सकते हैं कि ये बाहर से ब्लड लाकर एक एक अलग अलग जो ब्रेन के अंदर कलेक्शंस हैं साइनसेस हैं उसमें ले जा रही होती हैं। जैसे जो पेराइटल डिप्लोइक वेन है या पेराइटल एमिस्ट्री वेन है, ये सुपीरियर सेजिटल साइनस में जाती है जो कि ब्रेन के अंदर है। ठीक है, साइनसेस का हम खाली नाम की हद तक जिक्र करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो काफी एक्सटेंसिव चीजें वो इंशाल्लाह न्यूरो में टच करेंगे। ठीक है, इसी तरह मेस्टोइड एमिस्ट्री वेन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये सिग्मोइड साइनस के अंदर जाती हैं। ठीक है, इस तरह यानी कि आसान लफ्जों में ये बात आपने याद रखनी है कि इन कनेक्शंस की वजह से, इन डिप्लॉइक वेन्स की वजह से हमारे पास एक रास्ता है कि जहां से बाहर का इन्फेक्शन, स्कैल्प का इन्फेक्शन
अंदर जा सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे किसी की भी इन्फेक्टेड कोम्ब यूज करने से इन्फेक्शन फैल सकता है स्कैल्प पे, और वो इन्फेक्शन फिर अंदर भी जा सकता है। कि इस मीटिंग का टाइम एंड हो गया है। नेक्स्ट लिंक आपको फॉरवर्ड करती हूँ, उसमें ज्वाइन करें।